जर्मनी में क्या हो रहा है, ये है। और मैं इसका उपयोग ये दिखाने के लिए करना चाहता हूं कि आर्थिक मंदी के लिए यह कीन्सियन दृष्टिकोण कितना बेतुका है। और यह मुझे हमेशा हैरान करता है कि ये विशेषज्ञ अर्थशास्त्री, केंद्रीय योजनाकार और राजनीतिज्ञ एक ही चीज कर सकते हैं, बार 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 और किसी तरह अलग परिणाम की उम्मीद करते हैं। क्या आप लोग समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? पागलपन की परिभाषा। लेकिन किसी भी समय वे कभी भी प्रोत्साहन या कीन्सियन मॉडल की प्रभावशीलता पर सवाल नहीं उठाते। आप कितने मूर्ख हो सकते हैं? मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता कि क्या यह अहंकार है जो रास्ते में आ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या यह संज्ञानात्मक असंगति है, क्योंकि अगर यह साबित हो गया कि वह कीन्सियन मॉडल जिसके साथ आप बड़े हुए और जिसे आपने स्कूल में सीखा और जिसके आधार पर आपने अपने निवेश के निर्णय लिए और आपका पूरा करियर उसी पर आधारित है, अगर वह जो फर्जी खबर निकलता है, अगर वह ऐसा निकलता है, गलत सूचना, तो यह कई पेशेवरों, करियर अर्थशास्त्रियों, विशेषज्ञों, इंदौर विश्लेषकों के लिए ऐसा है। मेरा मतलब है, आप इसके साथ कहां जाते हैं? यह लगभग ऐसा है जैसे आप एक ईसाई हैं या किसी भी धर्म में हैं और सीखते हैं, ओह, या आप जानते हैं कुछ ऐसा सामने आता है और कहता है, ओह, आप जानते हैं आपकी उच्च शक्ति मौजूद नहीं है, तो आप इसके साथ क्या करते हैं? यह वास्तव में बहुत भारी है और मैं जानता हूं कि यह एक ईसाई से आता है। मैंने इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, बेशक आप, क्योंकि मैं अभी भी एक ईसाई हूं, लेकिन यह उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां आपने अपने पूरे जीवन को किसी चीज के सच होने के चारों ओर बनाया है और इसलिए यह आपके लिए इसे सवाल करना असंभव बना देता है, भले ही सभी सबूत यह सुझाव देते हों कि आप पूरी तरह से गलत हैं। विश्लेषकों के अनुसार जर्मनी का वित्तीय यू टर्न देश की सुस्त अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। एक गेम चेंजर। मैं बस इन लोगों से पूछना चाहता हूं, कब कब है वित्तीय प्रोत्साहन वास्तव में एक गेम चेंजर रहा है? जापान की तरह वे अभी किस क्वांटिटेटिव ईजिंग पर हैं? वे क्यूई पे हैं क्या? 25 उनका कर्ज जीडीपी का 203% है। चीन को देखो। मेरा मतलब है, वहां उनकी यह आर्थिक पतन हुआ और उन्होंने प्रोत्साहन बेजू का वित्तीय प्रोत्साहन के साथ बाहर आए। क्या था वह? लगभग 6 महीने पहले। और फिर वे एक और प्रोत्साहन के साथ बाहर आते हैं, एक और प्रोत्साहन, एक और प्रोत्साहन, और फिर बाजार ऐसा है, ओह, खैर, हम इस प्रोत्साहन को पसंद करते हैं, लेकिन हमें यह प्रोत्साहन पसंद नहीं है। जैसे कि ये सिर्फ प्रोत्साहन पैकेज ही है। और फिर आत्म जागरूकता की इतनी कमी है कि ओह, खैर, मुझे पता है कि प्रोत्साहन क्यों काम नहीं किया। उन्होंने यहां पर यह छोटा सा बदलाव नहीं किया, या उन्होंने वहां पर वह छोटा सा बदलाव नहीं किया, या उन्हें बस यहां पर अतिरिक्त 5 अरब जोड़ने की जरूरत थी। बस पीछे बैठकर उस इतिहास को देखने के बजाय जिसे हम प्रोत्साहन कहते हैं, जो कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी प्रोत्साहक नहीं रहा, और कह रहे हैं, आप जानते हैं क्या, शायद हम गलत हैं, शायद हम इसे देख रहे हैं, शायद हमारा मॉडल अपर्याप्त है, शायद हमारा मॉडल बिल्कुल इसके विपरीत है जो इसे होना चाहिए। लेकिन बेशक यह फिर से संज्ञानात्मक असंगति को लाता है। जर्मनी की संभावित वित्तीय यू टर्न परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। एक और बात जो मेरे लिए अद्भुत है, वह यह है कि वे कभी भी रुक कर नहीं कहते, खैर, यह पैसा कैसे खर्च किया जाएगा। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं यह सच है कि सरकारी खर्च पर एक गुणक है। ठीक है, खैर, यह पूरी तरह से अवास्तविक है। यह कहना कि सरकार जो भी खर्च करती है वह अर्थव्यवस्था के लिए एक शुद्ध लाभ होगा। मेरा मतलब है, अगर वे बस पैसे गड्ढे खोदने और फिर उन्हें मिट्टी से भरने पर खर्च कर रहे हैं, तो क्या होगा? जैसे तुम मुझसे कह रहे हो कि इसका कोई ना कोई गुणक प्रभाव होगा। बिल्कुल नहीं। तो यह हमेशा मुझे हैरान करता है कि ओ, हमारे पास है, हम वित्तीय बमबारी करने जा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया, लेकिन आप वास्तव में ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो एक गुणक प्रभाव डालेगा? और वे कभी भी विवरण में नहीं जाते। मेरा मतलब है, अगर वे बस ये कर दें, $1 ट्रिलियन जेलेंस्की को भेजकर वित्तीय बमबारी, ये कैसे मदद करेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि वे ऐसा करेंगे, लेकिन ये अर्थव्यवस्था की मदद कैसे करेगा? और साथ ही एक पहली चीज जो मुझ पर स्पष्ट हुई, वह यह थी कि जब मैंने वास्तव में इस आर्थिक विषय में गहराई से जाना शुरू किया, तो मैंने जो पहला सवाल पूछा, और वह 2014 का होगा। मान लीजिए मैंने 2012 में रिटायरमेंट लिया और मैं इसमें शामिल होना शुरू हुआ, लेकिन मैंने वास्तव में 2013-14 में इसमें गहराई से प्रवेश किया।
और जब मैं ऑस्ट्रियाई दृष्टिकोण और कीन्सियन दृष्टिकोण के बीच जा रहा था, तो मेरे मन में पहला सवाल यह था कि ठीक है, मैं बुनियादी ढांचे के खर्च के तर्क को समझता हूं, लेकिन अगर आपके पास पहले से ही बुनियादी ढांचा है, तो क्या होगा? और तब मुझे लगता है कि पॉल क्रुगमैन बाहर आकर कह रहे थे कि हमें महंगाई को 2% तक लाना है। और ऐसा करने के लिए हमें बस बुनियादी ढांचे पर अधिक सरकारी खर्च की आवश्यकता है। बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा। मुझे लगता है कि यही सभी का डेमोक्रेट्स इस बारे में बात कर रहे थे। और मैं सोच रहा था अमेरिका के पास अभी कौन सब बुनियादी ढांचा नहीं है। अगर आप इसे लागू करते, तो आप बस अर्थव्यवस्था को बदल देंगे, है ना? और अब मुझे समझ में आ गया। बहुत सा बुनियादी ढांचा है जिसे ठीक करने की जरूरत है, लेकिन मैं उसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। उदाहरण के लिए यहाँ कोलंबिया में 2 प्रमुख शहर मेडेलिन और बोगोटा हैं। और बोगोटा वैसे शिकागो के आकार के लगभग है, और हम 12 मिलियन लोगों की बात कर रहे हैं, और मेडेलिन शायद 4 मिलियन। तो हम फीनिक्स और शिकागो की बात कर रहे हैं। और जैसे कौवा उड़ता है, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन उदाहरण के लिए जैसे कौवा उड़ता है, वे केवल जैसे मुझे नहीं पता शायद 100 मील दूर हैं, कुछ ऐसा। अब आप एक अमेरिकी के रूप में उम्मीद करेंगे कि अगर आप से ड्राइव करें, तो आप जानते हैं वह 100 मील सामान ले जाने में, जैसे एक सेमी ट्रक में आपको, आप जानते हैं 100 मील की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 60 मील प्रति घंटे मान लो, तो इसे कुछ भी कह लो, 1 घंटे और आधा या कुछ ऐसा, 2 घंटे, है ना, एक ट्रक स्टॉप के साथ। ठीक है, तो कोशिश करो 10 से 12 घंटे। क्यों? क्योंकि वहां कोई हाईवे नहीं है। यह सब पागल पहाड़ी रास्ते हैं जो एक लेन के हैं, और आप नहीं गए हैं। मेरा मतलब है, कुछ समय आप कीचड़ के फिसलने और इस सारी पागलपन के बीच से गुजर रहे हैं। और इसलिए ये सोचिए कि इसका जीडीपी पर क्या असर पड़ता है, और सोचिए कि यह इन 2 शहरों के बीच सामान को प्रभावी ढंग से ले जाने की क्षमता पर कितना बोझ है। सही। जहां, या अगर आपके पास हो, चलो बस ये कहते हैं कि इसमें 12 घंटे लगते हैं, अगर आपके पास एक हाईवे होता जो 2 घंटे लेता, तो ये एक ऐसा बुनियादी ढांचा होता जो चीजों को आगे बढ़ाएगा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं चाहता हूं कि सरकार ये निजी क्षेत्र के लिए करे, लेकिन हाँ, बिल्कुल इसका एक गुणांक होगा। लेकिन अगर आपके पास है, चलो बस अगर आप सिर्फ मरम्मत कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ I-10 पर धारियां पेंट कर रहे हैं, तो क्या आपके पास पहले से ही सड़क है ना? अब इसे देखो, सर्विसिंग की जरूरत हो सकती है। आप कुछ रिफ्लेक्टर्स लगाएंगे और शायद साइड में ग्रिड डालेंगे, ताकि अगर आप सो जाएं तो आपको पता चले ये ऐसे चलता है, ऐसे। ठीक है, ये, लेकिन इससे आपका लॉस एंजलिस में ड्राइव करने का समय कम नहीं होगा, फिनिक्स तक आधे घंटे में, जबकि अभी ये 5 घंटे है। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? और ये कभी मेरे लिए समझ में नहीं आया, और मैंने सोचा कि ये भी जानते, मैं यहां कुछ ऐसा है जो मैं नहीं देख रहा हूं। उनकी दलील का एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जिसे मैं बस समझ नहीं पा रहा हूं। गलत बात यह है कि उनके पास इसके लिए कोई तर्क नहीं है। ये बस यही है कि सरकार जो भी खर्च करती है, जब तक वे पैसे खर्च कर रहे हैं, ये अच्छा होना चाहिए, ये प्रोत्साहन होना चाहिए। अच्छा, नहीं, अगर वे संसाधनों का गलत आवंटन कर रहे हैं, गलत निवेश पैदा कर रहे हैं, उस खर्च के माध्यम से आर्थिक विकृतियां पैदा कर रहे हैं, तो आपको एक नकारात्मक परिणाम मिलेगा, एक नकारात्मक गुणांक प्रभाव। और इस बारे में कोई बात नहीं करता, चाहे वे विशेषज्ञ हों या विश्लेषक। और क्यों? क्योंकि वे सभी कीन्सियन हैं। और फिर ये उस संज्ञानात्मक असंगति की ओर लौटता है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। और कब? वास्तव में, खासकर विकसित दुनिया में, मैं यह तर्क करूंगा कि अधिकांश वित्तीय खर्च एक नकारात्मक गुणक है, न कि सकारात्मक गुणक, जिसका मतलब है कि जितना अधिक आप खर्च करते हैं, उतना ही यह आर्थिक उत्पादन को कम करता है। और जो चीज मुझे सच में पागल कर देती है, वो ये है कि साक्ष्य स्पष्ट रूप से उस निष्कर्ष की ओर इशारा करता है, स्पष्ट रूप से, लेकिन फिर भी ये सभी लोग इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, और बस पागलपन की परिभाषा पर जोर देते हैं कि ओह, हमने क्यूई किया है, या हमने वित्तीय प्रोत्साहन किया है बड़े पैमाने पर, हमने इसे 25 बार किया है, और बकवास। हम अभी भी मंदी में हैं, लेकिन हमें बस ये नहीं करना चाहिए था, या हमें बस और प्रोत्साहन की जरूरत है। ये बस अधिक वित्तीय होना चाहिए, यही निष्कर्ष है। इसके विपरीत कि शायद यह वित्तीय काम नहीं करता। अविश्वसनीय। इन योजनाओं को वास्तविकता में बदलने का मतलब जर्मन संविधान में बदलाव होगा, या बड़ा बोल्ड, अप्रत्याशित, एक गेम चेंजर। जैसे ये लोग कौन है?
यह बैंक ऑफ अमेरिका के वैश्विक अनुसंधान अर्थशास्त्री और विश्लेषक सिर्पॉस ने बुधवार के नोट में कहा, यह जोड़ते हुए कि यह पैकेज महत्वपूर्ण है, जर्मनी की अर्थव्यवस्था के लिए दृष्टिकोण को बदल दिया है। कुछ वर्षों से जर्मनी की अर्थव्यवस्था सुस्त रही है, तकनीकी मंदी के कगार पर झूल रही है। 2 लगातार तिमाहियों में सकल जीडीपी में गिरावट के रूप में परिभाषित किया गया। राष्ट्र का जीडीपी राष्ट्रीय जीडीपी 2023 के हर तिमाही में विस्तार और संकुचन के बीच बदलता रहा है। आप जानते हैं, मेरे लिए जो भी अविश्वसनीय है वो यह है कि वे तकनीकी मंदी को देखते हैं और कभी भी कभी भी कभी भी अपने आप से यह नहीं सोचते, शायद यह निजी क्षेत्र है जो हमें मंदी से बाहर निकाल सकता है। शायद हमने बस नियमों और विनियमों को कम कर दिया है और जर्मनी और यूरोजोन में अद्भुत मात्रा में नौकरशाही है। शायद अगर हम बस ऐसा करें तो यह ऐसा है जैसे आपके पास यह आदमी है जो दौड़ने की कोशिश कर रहा है और उसके टखने के चारों ओर एक गेंद और श्रृंखला है और वह काफी धीरे धीरे दौड़ रहा है, और सरकार, ये राजनेता और विशेषज्ञ और विश्लेषक कभी भी यह सवाल नहीं पूछते कि अगर हम उस गेंद और श्रृंखला को हटा दें तो क्या होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह तेजी से दौड़ेगा। कोई रास्ता नहीं। हमें 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 उसके पीछे और अधिक हवा डालनी होगी। हमें किसी न किसी तरह कृत्रिम रूप से उस गेंद और श्रृंखला को नहीं हटा सकते। मेरा मतलब है, इससे वह तेजी से नहीं दौड़ सकता। बिल्कुल नहीं। यह कुछ और होना चाहिए, है ना? यह और अधिक केंद्रीय योजना होनी चाहिए। क्या यह नहीं है? और यह मेरा मतलब है, मैं यहां एक तर्क पर जा रहा हूं, लेकिन यह मुझे लगता है पूरी तरह से उचित है। देखो, तुम मंदी में हो, तुम बेवकूफ हो। इसका कारण केंद्रीय योजना है। ये मत भूलो कि तुम शायद इस स्थिति में नहीं होते। बुरा हाल है। अगर तुमने सारी परमाणु ऊर्जा नहीं हटाई होती, अगर तुमने ऊर्जा नहीं हटाई होती, अगर तुमने नहीं कहा, अरे मैं जानता हूं, चलो इन सौर पैनलों को ऐसे जगह पर लगाते हैं जहां कभी धूप नहीं होती। अरे मैं जानता हूं, चलो इन पवन चक्कियों को लगाते हैं और सभी बुरे दुष्ट जीवाश्म ईंधनों को खत्म करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यह एक केंद्रीय योजना है। यह बेवकूफ तानाशाह और माल्थुसियन पंथ है जो किसी भी सभ्यता या अर्थव्यवस्था की नींव, जो कि ऊर्जा है, को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। और फिर समस्या यह है कि स्पष्टतः केंद्रीय योजना बनाई जा रही है क्योंकि मुक्त बाजार कभी भी उस दिशा में नहीं जाता, और इसीलिए समस्या केंद्रीय योजना है। तो फिर इसका समाधान क्या है? यह और अधिक केंद्रीय योजना होनी चाहिए। हमारे पास बस पर्याप्त केंद्रीय योजना नहीं थी। ये कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता और नहीं कहता, अरे शायद ये उन बेवकूफ, मूर्ख सरकारी नीतियों के कारण था जिन्होंने मंदी या आर्थिक गिरावट पैदा की। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। सही। और शायद शायद हमें आजाद करने की जरूरत है। निजी क्षेत्र को बढ़ावा दो और उन्हें वही करने दो जो वे सबसे अच्छा करते हैं, क्योंकि और इसका कारण, वे कभी भी उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो इससे उनका काम बेकार हो जाता। वो है ना? जैसे मैंने आज एक ट्वीट किया जिसमें, मुझे नहीं पता कि ये ट्रंप है या व्हाइट हाउस या कुछ और किसी का पागलपन भरा आइडिया, यह है कि एक जार बनाया जाए, या अफोर्डेबिलिटी के लिए यही था, एक अफोर्डेबिलिटी जार। यही तो हमें चाहिए। हमें सरकार की जरूरत है जो आए और अपने सभी मॉडल बनाए और निजी क्षेत्र को बताने की कोशिश कर रहे हैं, या ट्रंप को यह प्रस्ताव देने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को कैसे और अधिक सस्ती बनाया जाए। और मैंने ट्वीट में कहा, मैं जैसे, देखो तुम बेवकूफ लोग, चलो मैं तुम्हारा समय और पैसे इस बेवकूफ जार पर बचा देता हूं। सरकार को रास्ते से हटा दो और निजी क्षेत्र को और अधिक सामान बनाने दो, और जादुई रूप से चीजें और अधिक सस्ती हो जाएंगी। हमें किसी जार की जरूरत नहीं है। हमें बड़े सरकार की जरूरत नहीं है। हमें सरकार का एक और विभाग, एक और कार्यक्रम या जो भी हो की जरूरत नहीं है। यह सरल और स्पष्ट है। एक तीसरी कक्षा का बच्चा तुम्हें बता सकता है कि चीजों को कैसे और अधिक सस्ता बनाया जाए, और सामान बनाओ बेवकूफों। लेकिन नहीं, हमें इसके लिए एक जार की जरूरत। चीजों को किफायती बनाने के लिए सबसे पहले सभी चीजों से छुटकारा पाएं। हम वहीं से शुरू कर सकते हैं। मतलब डोज ऐसा क्या कर रहा है कि सरकार को और अधिक कुशल बनाने में इतनी अच्छी तरह से काम कर रहा है? वे सस्ती चीजों के जार के बारे में क्या कर रहे हैं? एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के पास क्यों नहीं जा रहे और कह रहे हैं, तुम जानते हो क्या, ये संसाधनों का वास्तव में बुरा उपयोग है। मतलब ये मुश्किल है, ये तुम्हें पागल कर देता है यार, ये बस इतना पागल है, और ये पूरी तरह से सामान्य समझ से खाली है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा निराश करती है।
हे दोस्तों, मैं आप में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यह एक अद्भुत सम्मेलन है जो मैं हर साल आयोजित करता हूं। यह तुम्हें एक ऐसा बनाना में मदद करता है, बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो। यह तुम्हारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है और यह तुम्हारे नेटवर्क के आकार को भी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, तुम बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों, साथी, रेबेल कैपिटलिस्ट से मिलते हो। ये ऑनलैंडो में है 23 मई की से 25 मई तक। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मलोनी जैसे लोग शामिल रहे हैं। लिन, ऑल्डन, या बस कुछ नाम लेने के लिए। तो अपने टिकट जल्दी से जल्दी लेने के लिए और ये जानने के लिए कि इस साल के रिबेल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, तुम इसे rebelcapitalistlive.com पर देख सकते हो। और बस एक छोटी सी अंदर की जानकारी, अगर तुम अपने टिकट जल्दी ले लेते हो तो तुमको छूट मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम कार्यक्रम के करीब पहुंचते हैं टिकटों की कीमत बढ़ती ही जाती है। तो इंतजार मत करो, अभी rebelcapitalistlive.com पर जाओ और अपने टिकट ले लो और मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा ऑन ऑरलैंडो में 23 मई से 25 मई।